तेरे से कोई आके यूं पूछ रहा है कि भाई आदित्य, तू 17 साल का नहीं लग रहा मुझे, हम्म। है जितनी तेरी स्ट्रेंथ है मुझे लग ही नहीं रहा कि तू 17 साल का है। 18 का हो गया वैसे अब। हाँ 18 का हो गया चल, बट है तू अभी भी टीन। हम्म। बट तू एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर क्यों है? देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं। पावर लिफ्टिंग हो गया, आर्म रेसलिंग हो गया, कैलिस्थेनिक्स हो गया। उसमें बहुत सारे एथलीट्स होते हैं एंड उसमें सारे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स अलग होते हैं। तुम एक जनरलाइज स्ट्रॉन्गेस्ट टीम नहीं बना सकते हो। क्योंकि जैसे कोई बंदा पावर लिफ्टिंग में अच्छा है, जैसे मन्नू चौधरी, मैं बोलूँगा कि वो पावर लिफ्टिंग में बेस्ट है अगर टीम के मामले में देखो। स्ट्रीट लिफ्टिंग के मामले में मैं बोलूँगा मैं ही बेस्ट हूँ। एंड बाकी आर्म रेसलिंग में आर्यन कंटारी अच्छा है। तो ऐसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का टाइटल है ना, वही गलत है पूरा। तुम अपने स्पोर्ट में अपने आप को बेस्ट बोल सकते हो, बट इन जनरल नहीं। इन जनरल में भी अगर हम बात करते हैं कि भाई आर्यन खंडारी हो गया जो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट टीम क्लेम कर रहा है हम्म। पिछले बहुत सालों से। हम्म। अब उसकी एज क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई डाउट, कोई वो नहीं है लेना देना। हाँ। ठीक है, अपने स्टैट्स बता दे कि भाई मैं ये करता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई 17 साल का बच्चा ये चीज़ मेरे से ज़्यादा कर रहा है 18 साल का, तो आके ओपन चैलेंज कर दो, अपनी वीडियो डालो, मैं हटा दूंगा। सपोज तेरे को, तेरे फैन बेस ने, तेरे क्राउड ने तेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर क्लेम कर दिया। हम्म। ठीक है, तो अब तेरा फैन जाके किसी को बताएगा कि नहीं यार स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर आर्यन नहीं है आदित्य है। तो आदित्य क्यों है भाई, क्या कर रहा है वो ऐसा? देखो, सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को ही सबसे टॉप मानता हूँ। ये ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मैं किसी को अपने से सुपीरियर मानता हूँ। एंड ऐसा इसलिए है कि मान लो अगर पावर लिफ्टर्स भी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आर्यन कंडारी जो क्लेम करता है वो गलत है। क्योंकि उसके नंबर्स भी नहीं है। एंड जो मैंने बोला स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जैसा कुछ होता नहीं है, एंड उसके नंबर्स भी नहीं है, तो ना ही वो पावर लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट है और ना ही उसका कैलिस्थेनिक्स में कुछ अभी स्कोप है। आर्म रेसलिंग में कह सकता हूँ अच्छा है। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अभी करंट स्टैट्स है 235 kg स्क्वाट, जो कि ज्यादातर पावर लिफ्टर से ज्यादा है। लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि भाई मैं स्ट्रॉन्गेस्ट टीन हूँ। और मतलब मुझे ये चीज सही नहीं लगती कि जो लोग क्लेम करते हैं और जो डिजर्व नहीं करते उनको फेम मिलता रहता है पूरा। एंड जो लोग क्लेम नहीं करते वो ऐसे हिडन है, ठीक है। मेरा तेरे को इस पॉडकास्ट पे लाने का मेन मकसद ही यही था कि भाई जो लोकी बंदे हैं ना, जिनको क्राउड नहीं जान रहा, जिनको आप लोगों ने कभी लाइमलाइट में नहीं देखा हल्ला वो करते हुए, जिनको आपने कभी रील्स में नहीं देखा कि भाई अपने से छोटे को दिखा रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, या अपने से स्किनी को दिखा रहे हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा यूज है, ऐसे लोगों को आप जानो। ठीक है, लास्ट पॉडकास्ट में एटलीस्ट आदित्य आर्यन खंडारी को आर्म रेसलर कंसिडर कर रहा है। संजय देसवाल जी आए थे जो कि इंडिया के बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट आर्म रेसलर रह चुके हैं और अभी भी हैं। उन्होंने कहा कि वो आर्म रेसलर ही नहीं है। तो अब आप पर्सपेक्टिव समझो कि स्ट्रेंथ कितनी एक डायनेमिक चीज है। देखो, कि वो तो आर्म रेसलिंग में है तो उनको ज़्यादा पता होगा ऑफ कोर्स, तो मुझे उतना नहीं पता आर्म रेसलिंग के बारे में। बट हाँ, मैंने जितना पता उतना बोल दिया। एंड बाकी अगर मैं पावर लिफ्टिंग से अपने आप को कंपेयर करूँ, स्क्वाट मेरा ऑलरेडी है। एंड अगर बेंच प्रेस देखो तो मैं, अगर पता हो कि डिप्स का कैरी ओवर कितना होता है बेंच प्रेस में, मेरा ऑलरेडी 133 kg का डिप है, जो आर्यन कंडारी के बेंच के बराबर है। तो सो भाई किसी को हेट नहीं देना है, बट कहने का मतलब ये है कि डिप का कैरी ओवर इतना है कि अगर मैं बेंच प्रेस ट्रेन करूं तो मैं किसी को भी पीछे छोड़ सकता हूँ। भाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिप करने वाला आपके सामने बैठा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप पहली बार ये चेहरा देख रहे हो, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके इसको चेकआउट करना। पता चलेगा कि 130 केजी डिप मारना कोई मजाक नहीं होता। 130 की बेंच बहुत लोग मार रहे हैं। हर जिम में आपको कोई ना कोई जिम गोअर दिख जाएगा जो 110, 120, 30, 40, 150 की बेंच मार रहा है, बट वो 100 की डिप नहीं मार पाएंगे। 130 तो बहुत ही बड़ा लेवल हो गया, वो 100 की डिप नहीं मार पाएंगे। अब इसकी हम बात करते हैं अगली एक्सरसाइज। जैसे मान लो किसी की स्पेशलिटी है कि वो चलो इन सब चीज़ों में तो स्ट्रांग है, बट वो अपने एक स्किल में स्ट्रांग है। अब मैं आदित्य का आपको स्किल की थोड़ी बात बता देता हूँ कि इसका मसलब भी कम नहीं है। मसलब भाई अपना एक बार बता दो सबको। 35 kg का मसल है। 35 केजी का मसलब है। एंड आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान में दीजिए कि ही इज नॉट सम स्किनी डूड पुलिंग वेट्स। ये अच्छा खासा जैक लड़का है, 80 प्लस केजी इसका। हाइपरट्रोफी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी स्ट्रेंथ है।
हाँ, और लेग्स भी इसके बहुत स्ट्रांग है, तो कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स को लेग्स के लिए बदनाम करा जाता है। तो भाई अपनी मसल अप जर्नी का ना थोड़ा सा अगर मान के चलो कि कोई एक बिगिनर आपको देख रहा है जो कि आपसे इंस्पायर हो चुका है बहुत ज़्यादा कि यार मैं अपने आप को 17 साल 18 साल का हो जाऊंगा जब देख रहा हूँ, अगर कोई लड़का आपको 15 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में देख रहा है, तो भाई उसको मसल अप करनी है, उसको स्ट्रीट लिफ्टिंग में घुसना है, तो उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहोगे उसके लिए? 15 साल के बच्चों के लिए आपने कुछ लाइनें बतानी है इस टाइम। अगर मसल अप सीखना है मसल अप, स्ट्रीट लिफ्टिंग, सारी चीज़ें। सो यार, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तुमको बेसिक्स पे फोकस करना है। बेसिक्स लाइक पहले 15 पुलअप हो गए एंड बाकी 20-25 टू डिप्स हो गए। उसके बाद यहाँ से तुम्हारा ऐसा लेवल आ जाता है कि तुम मसल अप की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो 15 पुलअप के बाद। कर तुम 10 पे भी सकते हो, बट ऐसा है कि 15 पे करोगे तो तुम्हारा और आसानी से आएगा, क्योंकि बेसिक्स जितने स्ट्रांग हो उतना अच्छा है। तो सेट कितने, मतलब 15 पुलअप का एक सेट इज इनफ? हाँ, मेरे हिसाब से तो यस। ठीक है। मैंने जब मार लिया था 14 पुलअप मार लिए थे, तो मैंने मसल अप की ट्रेनिंग शुरू करी थी एंड मेरा 1.5 मंथ्स में आ गया था और मसल आपको अप। कितना टाइम हो गया कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करे? अभी मैं सितंबर में 5 इयर्स कंप्लीट करूंगा। ठीक है गाइस, तो अब इससे लोगों को आइडिया हो जाता है कि टॉप लेवल पे जाने के लिए 1-2 साल की कहानी नहीं होती, हम्म। आपको 4-5 साल देने मेरी कहानी पड़ेंगे। तो फिर भी कम है, लोगों को और ज़्यादा टाइम लगता है, मेरी प्रोग्रेस फास्ट है ज़्यादा लोगों से। ये तो मतलब मेहनत बहुत लगेगी, सबकी प्रोग्रेस अलग अलग होती है, किसी की स्लो होती है, किसी की फास्ट होती है। तो तुम्हें अपने हिसाब से देखना है, जेनेटिक्स, माइंडसेट, डाइट सब मैटर करता है। जिस उम्र में बच्चे गलियों में खेल रहे होते हैं, ट्यूशन जा रहे होते हैं, उस उम्र में आपने जो लेवल अचीव करा वो काबिलियत तारीफ तो है। ठीक है भाई, थैंक यू। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। मतलब स्पार्टा को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम कट्टर माइंडसेट वाले लोगों के पास ही अप्रोच करते हैं। ठीक है, हम ऐसे किसी को भी नहीं बुला सकते, ऐसे किसी को हम भाव नहीं देते, सर नहीं चढ़ाते, लेकिन जो हमें लगता है ना कि जो डिजर्विंग है सामने आने के, भाई मेरा उनको तहे दिल से पूरा सपोर्ट रहता है। क्योंकि हम मैं आपको देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है कि भाई जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो 17-18 साल की उम्र है, भाई हम भी ऐसे करते थे। ठीक है, वो अलग बात है कि उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं होती थी हमें। आज से मतलब जब मैं स्कूल में था, 7-8 साल 10 साल हो गए मुझे, जब उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तब हमारे पास नहीं था यूट्यूब, हमें नहीं पता था कोचिंग क्या होती है, हमें नहीं पता था प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, मैंने जब जिम जाना स्टार्ट करा था तो भाई ऐसा होता था कि 3-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसेप मारे जा रहे हैं, ट्राइसेप मार रहे हैं, एब्स मार रहे हैं 1-1 घंटा। अब इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आज की डेट में आप लोगों के पास इंटरनेट है और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, अगर तुम कैलिस्थेनिक्स शुरू कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइडेंस ही होती है। एंड जब तुम जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, तुम्हारे पास और नॉलेज आ रही है, तुम्हारे पास और लोग आ रहे हैं, कम्युनिटी बड़ी हो रही है, तो तुम्हारे पास और लोग हैं तुमको गाइड करने के लिए। तो तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास दोस्त है, तुम अपने फ्रेंड सर्कल ढूंढो जिनके पास नॉलेज है एंड जो सेम माइंड सेट वाले पीपल हैं, एंड वो तुमको आगे बढ़ने के लिए पुश करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी तुम नॉलेज गेन करोगे तुम्हारी प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। सो यही है, फ़ायदा तो है आजकल मतलब को। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए इंसान का, कभी नहीं। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। आपका लेटेस्ट जो अभी रिसेंट कंपटीशन था, मुंबई में था, आईएससी, यस। उसके बारे में कुछ बताओ, आईएस कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या क्या आपके स्टैट्स थे, सो कंपटीशन किस लेवल का था, कुछ उस पर इंसाइड आ जाए। सबसे पहले आईएससी के बारे में बताता हूँ कि आईएससी ने इस बार नेशनल्स होस्ट कराया था, जो कि कोलैब में था फाइनल रेप के साथ। फाइनल रेप एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उनका कंपटीशन होने वाला है जर्मनी में ऑन 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर। आईएससी के जो विनर्स थे ईच वेट क्लास के, उन्होंने सिलेक्ट किए फाइनल रेप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उनको। तो मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था एंड मेरे स्ट्रीट लिफ्टिंग के स्टैट्स थे वहाँ पे 35 kg का मसल अप, 85 kg का चिन अप, 125 kg डिप एंड 235 kg स्क्वाट। हाँ। ठीक। और जो सेकंड आया था? सेकंड को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला, बट प्राइज था बस। सेकंड कौन आया था? मेरी वेट क्लास में मेरा भाई आया था, आर्यन बब्बू। एक और गेस्ट जो हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है वो है इनके बड़े भाई, हाँ। जिनको हम बहुत मिस कर रहे हैं। मेरा उनसे बहुत मुलाकात करने का जी था, बट ठीक है, उनको भी बुलाएंगे।
आई थिंक ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड योर फास्ट प्रोग्रेस। यस, वही ठीक मैं है, कह रहा था कि हमेशा से गाइडेंस जब शुरू से अच्छी हो तो प्रोग्रेस फास्ट होती है। ऐसे ही होता है कि जब हम कोई चीज़ गलतियां करके सीखते हैं तो हम हाँ। अपने आने वालों को वो गलतियां नहीं करने देते। हम्म। द सेम थिंग वी इम्प्लाई ऑन एवरीबडी इन स्पार्टा, कि जो गलतियां मैंने इतने सालों से करी है हम्म। वो मैं आज बच्चों को नहीं करने दे रहा। सो इनकी प्रोग्रेशन बहुत शूट अप कर रही है। हाँ। आईएससी में इस बार आप गए, क्या लगता है कि ऐसा कोई बंदा है इंडिया में आपके भाई के अलावा जो आपसे ज़्यादा स्टैट ला सकता है अगले साल? नहीं, मतलब मेरे को ऑनेस्टली नहीं लगता कि कोई क्लोज भी है अभी भी। और मुझे आईएससी में ऐसा कोई जीत के बड़ी खुशी नहीं हुई। मेरे को बहुत पहले से पता था कि इजी वे है, मेरे को बस जाके खेलना है। अब सेम चीज़ बाहर होएगी, हम्म। जर्मनी आप जा रहे हो तो वहाँ पे क्या लग रहा है कि कौन है आपके सबसे खतरनाक ओपोनेंट? देखो, फाइनल ट्रिप ने अभी अभी लिस्ट रिलीज करी थी कॉम्पिटिटर्स की, तो उसमें उन्होंने टॉप 10 बंदे निकाले वर्ल्ड के ईच वेट क्लास के। एप्लीकेशंस आए थे, कुछ कुछ जगह नेशनल्स हुए थे, तो बंदे सिलेक्ट हुए हैं। एंड मैंने 10 के 10 बंदों की आईडी देखी, सारे बंदे मेरे आसपास हैं। कोई ऊपर है, कोई थोड़ा नीचे है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। ट्राई पूरा करेंगे, लेकिन अभी कुछ मैं नेशनल जैसे ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि मैं जीतूंगा या कुछ नहीं, बट एम तो है जीतने का। टफेस्ट ओपोनेंट कौन लग रहा है हर एक टफेस्ट स्टैट्स का देखा जाए? जैसे मतलब मसल अप में सबसे मुश्किल मुझे लग रहा है बार्थलोमी। मसल अप। मसल, अच्छा, ईच ईच वेट, हाँ, ईच ईच एलिमेंट ईच में। ईच एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। मसल अप में एक बंदा है, इंस्टाग्राम है उसका एवरीडे ट्रेनिंग के नाम से। उसके उस बंदे के 40 पे 2 मसल अप्स हैं, बहुत ही क्लीन। सो मेरे ख्याल से वो 45 kg वहाँ मार सकता है। एंड मेरा तो नहीं जाएगा ऑफ कोर्स उतना। एंड फिर पुलअप की बात करते हैं तो पुलअप में बार्थलोमी है, उसका 100 kg का पुलअप है। 100 kg का पुलअप है। एंड फिर डिप, डिप में कार्लस पिकॉन नाम का बंदा है, उसका 160 kg का डिप है। सो सबके नंबर्स बहुत ही इंसेन है, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड स्क्वाट में मेरे ख्याल से मैं टॉप पे हूँ। एक और बंदा था जिसका 250 का स्क्वाट था, बट उसका मसल अप काफ़ी कम था। बट हाँ, स्क्वाट में मेरा स्कोप काफ़ी अच्छा है इसमें। तो आप ये देखो कि स्क्वाट से मेरा मार्जिन कवर होता है काफ़ी। हम्म, सो यहाँ से जीतने के चांसेस और बनते हैं। कि ये वो एथलीट है जो लो की रह के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये वो नहीं है जो अपने आप को बस सोशल मीडिया पे क्लेम करे जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ फॉलोअर्स फेम के लिए। बट भाई जो कर रहा है वो हर कोई नहीं कर सकता। मतलब उतनी मेहनत उस एज पे नहीं हो सकती, अगर कोई कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब आप ये देखो कि इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके, ठीक है, लेकिन लोग आपको नहीं जानते, हम्म। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। अब आप बाहर जाओगे जर्मनी, इसमें आपका कितना खर्चा हो जाएगा? 1.5 लाख शायद। जो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा हाँ। प्योरली। हाँ। तो फिर क्या मकसद क्या है, क्या रीज़न क्या है, ये करना क्यों है? देखो, कहते सब हैं, अंदर ही अंदर मुझे भी लगता है कि कोई फायदा नहीं है सब चीज़ का, ना ही फेम है ना ही पैसा है, कुछ भी नहीं है। बट एक बार जब तुम जो चीज़ शुरू करते हो ना, उसको छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। एक चीज़ में तुम इतना आगे आ गए हो, उसके बाद चाहे तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें बस थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है कुछ लोगों से, वो भी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है। बट जो खुद का होता है ना, समझ रहे हो? लेगेसी हाँ, बनाना चाह रहे लेगेसी हैं, मेंटेन करनी है। लेगेसी कि भाई बनानी है। एक बार लोगों में नाम बनाया है, चाहे वो लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर छोड़ने का मन नहीं कि करता। इंडिया से एक लड़का आया था हम्म। और वो इंटरनेशनल स्टेज पे सबकी बैंड बजा के गया। हाँ। इंडिया में तो आप स्ट्रॉन्गेस्ट हुई। तो अब नीचे की वेट कैटेगरी की बात करते हैं कि अच्छा। भाई 70s 60s, हम्म। इनमें इंडिया में इस टाइम आपके फेवरेट एथलीट कौन है? अंडर 66 में तो पार्थ चमरिया मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गेस्ट है इंडिया में अभी। एंड वो भी रिप्रेजेंट करने वाला है, सो आई होप कि उसकी भी अच्छी रैंक आए। वो भी आपके साथ ही जर्मनी जा रहा है। एंड -73 में, अंडर 73 में केतन जैन जीता था, और वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्थ चमारिया की प्रोग्रेशन हमने देखी है कि उसने क्या कुत्तों की तरह लगा रहा। हाँ। मतलब एक टाइम था जब वो मुझे अपनी किप वाली मसल अप वगैरह की वीडियोस भेजता था कि भाई आज मैंने मसल अप करा, आज मैंने मसल अप करा। और आज वो ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि शायद, मतलब हमें तो बहुत ही पीछे छोड़ दिया है हम्म। उसने। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो, और उसकी बहुत कम एज है, अभी 20-21 साल ही है शायद। 22। हाँ, 21-22 साल का है। उसके स्टैट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। मतलब मसल अप भी उसका मेरे ख्याल से आईएससी में 30 था, हम्म। 30 केजी मसल अप, 66 केजी बॉडी वेट। हाँ। स्क्वाड भी उसका बहुत अच्छा आया है। 180।
भी 100 पहुंच गया वो। हम्म। तो मतलब ये वो लोग हैं गाइज जिनको आपने कैलिस्थेनिक सीन में उछलते कूदते उड़ते हुए नहीं देखा। आप लोगों ने सिर्फ देखे होंगे दो तीन मेन स्ट्रीम लोग जो फेमस हैं कैलिस्थेनिक्स में, ठीक है। बट असल में जिन्होंने ग्राइंड करके, जिनका गोल सिर्फ यही रहा है ना कि हमें सिर्फ वेट मारना है, वेट मारना है, वेट मारना है और टॉप लेवल पे आना है, वो यही सारे लोग हैं। आदित्य हो गया, इनके भाई हो गए, पार्थ चमारिया हो गया, और मुंबई सीन के बहुत लोग हैं। दिल्ली और गुड़गांव के कैलिस्थेनिक्स सीन के बारे में क्या कहना चाहोगे? अम, देखो, अगर दिल्ली को तुम मुंबई से कंपेयर करो तो आई थिंक मुंबई कैलिस्थेनिक्स के मामले में ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑल इंडिया स्ट्रेंथ वर्स है, आईएससी है, एलिजियम है। तो मुझे लगता है कि ये लोग दिल्ली वालों से ज़्यादा मेहनत करते हैं ये ग्रो करने में कैलिस्थेनिक्स। यहाँ पे जैसे अल्फा पैक है, इंडियन कैलिस्थेनिक्स अकेडमी है, ये उतना फेमस नहीं है यहाँ पे जितना मुंबई में है। तो आई थिंक और वर्क हो सकता है काफ़ी। क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का कि भाई कैलिस्थेनिक्स में लोग घुस नहीं रहे, लोगों तक पहुंच नहीं रहा? क्या वजह हो सकती है इसकी आपके अकॉर्डिंगली? क्या दिल्ली में सोचते हो आप? दिल्ली गुड़गांव दोनों में साम आप मेरे बिल्कुल ख्याल से क्लोज क्लोज है। दिल्ली गुड़गांव क्लोज है और दोनों जगह पे ही हम देख रहे हैं कि वो वाला सीन नहीं है जो मुंबई क्रिएट कर चुका है। मेरे ख्याल से मुंबई वालों को हाइप बनाना ज़्यादा अच्छा आता है। मतलब जैसे अगर तुम कंपटीशन भी होस्ट कर रहे हो, जो वो लोग हाइप बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड वो लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं। जैसे वो लोग इंटरनेशनल जजेस बुलाते हैं। यहाँ पे दिल्ली में कॉम्पिटिशन्स भी नहीं होते। मुंबई में बहुत ऑफन होते हैं कॉम्पिटिशन्स, दिल्ली में हैं कुछ कुछ अकेडमीज हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत रेयर है। सो वो भी एक रीज़न है कि ग्रो नहीं हो रहा उतना। कंपटीशन रेयर भी मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि करने वाली ऑडियंस इतनी ज़्यादा नहीं है अभी यहाँ पे। तो ग्रो करने की भी तो कोशिश नहीं हुई है ना, लेकिन। मुझे ऐसा ही लगता है कि भाई हम्म। यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स पहुंचा नहीं है अभी तक लोगों पे हाँ। जितना वहाँ के लोगों पे पहुंचा है। बट ठीक है, इसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि स्पार्टा कैलिस्थेनिक्स, गुड़गांव में कैलिस्थेनिक्स का सीन कुछ हम ऊपर लेके जाएं, और हमारे साथ ऐसे एथलीट्स का साथ रहा तो भाई ज़रूर हम भी यहाँ पे कुछ अच्छा कंपटीशन वगैरह करवाएंगे जल्दी, हो सका तो और बढ़ते जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि भाई आपकी ट्रेनिंग कैसी दिखती है? ट्रेनिंग कैसी कि दिखती है? भाई एक नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का एथलीट कैसे ट्रेन करता है, उस पे आते हैं। फिर कैसे खाते पीते हैं, उस पे आते हैं। सो मेरा, अगर मैं अपना अभी करंट वर्कआउट स्प्लिट बताता हूँ आप लोगों को, कि पहले मेरा होता है, मतलब वीक में 5 डेज वर्कआउट होता है। उसमें 2 बार पुश होता है, 2 बार पुल होता है, 2 बार लेग्स होता है। सो डिज़ाइन ऐसे होता है कुछ कि पहले दिन होता है पुल, फिर अगले दिन होता है लेग्स, फिर पुश, उसके बाद रेस्ट, देन अपर, देन लोअर, देन रेस्ट। सो जैसे नॉर्मल पुश डे की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको दो दो बार में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है दिन में, क्योंकि मैं एक बार में नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने सुबह डिप्स मारा, फिर शाम को मेरी एक्सरसाइज होती है, जैसे 4-5 एक्सरसाइज होती हैं, उसके 4-4 सेट होते हैं। सो एक टॉप लेवल एथलीट बनने के लिए तुमको अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना है, रिकवरी वगैरह, कि तुम हर एक चीज़ अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, कि डिप्स भी तुम फ्रेश में मारो एंड एक्सेसरी वर्क भी तुम फ्रेश में करो। फिर उसमें बाकी चीज़ों पे फोकस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है वैसे। बट अभी मेरे मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है ये सब चीज़ों का, तो मैं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये रूटीन आप किसी बिगिनर को रिकमेंड करोगे? बिगनर हाँ कर सकता है ये स्प्लिट फॉलो, लेकिन जो इंटेंसिटी मैं रखता हूँ वो नहीं। 2 टाइम वर्कआउट नहीं करना चाहिए मतलब किसी बिगिनर को, सुबह नहीं, शाम जैसे उसकी आपने? ज़रूरत ही नहीं है बिगनर को। हम्म। मेरा तो वर्क ही इतना है, उनको इतनी ज़रूरत ही नहीं होती। अब हम स्पेसिफिकली डाइट के लिए बात करते हैं हम्म। कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन? वेज। प्योर वेज, नॉन वेज नहीं खाते आप नहीं, मैं बिल्कुल? कभी कभी अंडे खाता हूँ, कभी कभी अंडे खा लेते जस्ट हो? टू कंप्लीट द प्रोटीन इनटेक। ठीक है, तो रेगुलर आपका प्रोटीन इंटेक कितना रहता है? देखो, पहले की बात करूँ, मेरा पहले बहुत ही खराब था प्रोटीन इनटेक, बट मैंने धीरे धीरे इसको सही करने की कोशिश करी, एंड अभी मैं आई थिंक 150 पे हूँ आराम से। तो डेली? अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस दिखती है ऐसा करके, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि तुम भी अपना प्रोटीन अच्छा रखो अगर तुम्हें अच्छी प्रोग्रेस चाहिए। बॉडी वेट का ऑलमोस्ट डबल? बॉडी वेट का ऑलमोस्ट डबल तक। तो एक बिगिनर वेजिटेरियन बंदे को आप कैसे डाइट सजेस्ट करोगे? क्या कहोगे कि वो क्या खाए सारा दिन में? सबसे पहले एक वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन इनटेक करना बहुत ही टफ चॉइस, टफ डील होती है। सो मैं आपको थोड़े वेज के वो बताता हूँ सोर्सेज कि आप क्या क्या ले सकते हो।
देखो, वैसे तो सोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बट यही है अब जो है, एक पनीर हो गया, फिर सोयाबीन हो गया, देन दाल, छोले, राजमा, एंड यही सब होता है एक्चुअली। तो वेज वेज तुम्हें वेजिटेरियन से कंप्लीट करनी है डाइट, तो फिर तुम्हें एक ही चीज पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो काफी मुश्किल है, बट जिसमें डेडिकेशन है वो कर लेता है। सोर्सेस तो बताओ, वही तो बताया। मतलब एग्जैक्ट थोड़ा बहुत बताओ कि भाई अगर 70 किलो का कोई बंदा है हम्म। और उसको अपना प्रोटीन इंटेक वेज से पूरा करना है तो वो कैसे करे? तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ऐड कर लो पनीर अपनी डेली की डाइट में। एंड पनीर करो, दाल करो, एंड ये सब रोटी वगैरह तो थोड़ा कम खाओ, मतलब जैसे एपेटाइट तो तुम्हारी लिमिटेड ही होगी। तो डाइट में तुम जैसे दाल रोटी खा रहे हो, तो दाल को ज्यादा रखो, रोटी को कम रखो, ताकि तुम्हारा प्रोटीन ज्यादा आए। एंड फिर आ जाता है वे प्रोटीन, आ जाता है। देखो, वे प्रोटीन सब अफोर्ड नहीं कर पाते वैसे, लेकिन अगर तुम ले सकते हो तो जरूर लो। और अगर तुम्हारा प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो रहा है तो लो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें लेना ही लेना है, एंड ऐसा कुछ होता नहीं उससे। तो प्रोटीन प्रोटीन होता है, चाहे तुम डाइट से कंप्लीट करो या वे प्रोटीन से, तो ले सकते हो। कंक्लूजन यही है कि अगर किसी का मन करता है तो वो ले सकता है, मतलब अगर अफोर्ड तुम्हारा कर सकता है। अफोर्ड कर सकते हो और प्रोटीन अफोर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा, तो तुम्हें जरूर लेना कर चाहिए सकते फिर। हो तो बिल्कुल लेना चाहिए, ये क्रक्स है बात का। इन डेप्थ बात करेंगे भाई अब हम स्ट्रेट लिफ्टिंग के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। जो बच्चे और जो एथलीट्स ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे हैं, ये आगे के सेगमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम जानने की कोशिश करेंगे वन ऑफ द बेस्ट एथलीट से कि मेन टेक्निक्स और गलतियां क्या क्या होती हैं जो आप लोग कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम मसल अप्स। सो मैं आपको पूरे 4 एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, कि आप टेक्निकल क्या 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 गलतियां करते हो एंड आप वो सुधार सकते हो। सो मसल अप से शुरू करते हैं। मसल अप में सबसे पहले तो लोग, मैं आपको मतलब बेसिक गलतियां बताता हूँ जो आप वैसे ठीक कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको वो बताऊंगा जो एडवांटेजेस आप उठा सकते हो। सबसे पहले मसल अप में किप वगैरह मत लिया करो। सबसे पहले वो कंपटीशन में भी इनवैलिड हो जाता है। एंड चिकन विंग वगैरह नहीं, उससे तुम्हें इंजरी भी हो सकती है। और वैसे एक और टिप है कि तुम मसल अप में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो प्लेट ऊपर नीचे रख के। तुम जैसे मैंने नोटिस किया, मैं पहले प्लेट थोड़ी सी ऊपर रखता था, फिर मैंने प्लेट नीचे रख के ट्राई किया, तो मेरा नीचे से ज्यादा तेज निकलने लग गया। नीचे का जो बॉटम पार्ट होता है वो ज्यादा तेज खिंचता है उससे। सो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं आपके लिए भी ये काम करेगा, बट ट्राई जरूर करना है। एंड बाकी ट्रांजिशन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। तुम्हारा मसला बहुत ही ज्यादा टेक्निकल गेम होता है, हल्का सा आया या चला गया तो कभी पता भी नहीं चलता। और जो नीचे स्विंग होता है वो भी बहुत मैटर करता है कि तुम कब किस टाइमिंग पे खींच रहे हो। जैसे मैं स्विंग लेके आया ऐसे, उसके बाद मैं बिल्कुल आगे की टाइमिंग पे खींचूंगा तो मेरा मसला अच्छा जाएगा। अगर मैं आगे गया फिर हल्का सा पीछे आने लग गया, उस टाइमिंग पे खींचा, तो ऐसा होगा कि मैं ऊपर गया, ट्रांजिशन के टाइम पे आया और वापस पीछे चला गया। सो वही है कि ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें करती है मैटर। आपको ये प्रैक्टिकल करके ही आएगा, बाकी मैं यहाँ बैठे बैठे उतना बता नहीं सकता, लेकिन आप लाइक हम भाई का ट्यूटोरियल लाएंगे अपने चैनल पे, आप लोग टेंशन मत लो। स्पार्टा के यानी कि मेरे जसमीत सिंह के चैनल पे भी आएगा। इन फ्यूचर हम बहुत अच्छे से डेप्थ में एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, मसल अप के साथ साथ बाकी चीज़ें भी करेंगे। हमारे साथ मैं कोशिश करूँगा कि प्रणव भी मौजूद होए, जिसका मसल अप बहुत ही ज़्यादा वाहवाही बटोर रहा है लोगों से, क्योंकि बहुत ही एक्सेलेंट परफॉर्मेंस उसने दी थी। और 32.5 उसने मसल अप बहुत क्लीन मारा था ऑल डेड इंडिया हैंड। स्टैंड फोर्स में। हाँ, बहुत अच्छा मसल अप था। तो हम देखेंगे आपको दो लोग जो इतने हैवी मसल अप मारते हैं, बट दोनों की टेक्निक थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, एंटायरली डिफरेंट है, थोड़ी भी नहीं। तो दोनों के पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करेंगे आपको आने वाली यूट्यूब वीडियोस में। बट अभी के लिए और जानते हैं मसल अप्स के बारे में। कितनी बॉडी वेट मसल अप्स के बाद एक बंदे को वेटेड पे जाना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर तुम पहले एक बिगनर हो तो तुम्हें पहले किपिंग मसल अप से ही शुरू करना चाहिए, डायरेक्ट क्लीन किसी का नहीं आ पाता है। तुम किपिंग मसल अप से शुरू करो, फिर तुम्हारे जब 5 6 7 तक क्लीन रेप सॉरी किपिंग रेप हो जाए, उसके बाद तुम क्लीन फॉर्म ट्राई करो। क्लीन फॉर्म ट्राई करोगे, उसके बाद तुम्हारा 1 2 लगेंगे, 2 3 लगेंगे, एंड उसके बाद जब तुम्हारे 5 6 क्लीन रेप्स पहुंच जाए, तो तुम वेटेड ट्राई कर सकते हो। वेटेड ट्राई करो 2.5 से 5 किलो से। सीधा 10 चढ़ाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि मसल अप बहुत ही टफ मूवमेंट है, तो कम वेट से शुरू करना है। आइडियली कितने रैप के बाद वेट बढ़ाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग?
कि जैसे अगर कोई 2.5 किलो पे 5 रेप मार रहा है हम्म। तो उसको 5 पे जाना चाहिए, या उसी को और ग्राइंड करना चाहिए कि 2.5 पे 5 के और सेट्स लगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको 2.5 के बाद 5 पे जाना है। तुम 2.5 हम्म। पे 5 रेप मार रहे हो तो तुम 10 भी मार ही लोगे। तो हम्म। तुम कभी कभी लो रेप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तुम्हें कभी कम रेप का मन है, 1 रेप का मन है, तो 10 kg मार लो, 1 रेप मार लो या 2 रेप मार लो। या अगर तुमको 4-5 रेप मारने हैं तो 2.5 या 5 kg लो। वो तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 रेप में ही चलना है। मोस्टली जो मसल अप कितना क्लीन करने की कोशिश, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके क्लीन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, बट मेरे कहीं ना कहीं हल्के से नीज बेंड हो जाते हैं ऊपर आते टाइम, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? ऐसा मेरा भी होता था पहले कि मैं पहले बहुत ट्राई करता था लेकिन फिर भी नहीं हो पाता था। बट फिर जब लॉकडाउन आया कोविड के टाइम, तब मेरे पास मसल अप करने की कोई जगह नहीं थी और मैं सिर्फ पुलअप्स ट्रेन करता था। फिर मैंने लॉकडाउन में पुलअप्स काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना। फिर मैं मसल अप मार के देखा, मसल अप पूरा क्लीन। तो जो तुम्हारी पुल स्ट्रेंथ होगी ना जितनी ज्यादा, तुम्हें उतनी मेहनत ही नहीं लगेगी ये टाइट करके रखने में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था भाई आप सब लोगों के लिए, बेसिकली तुम्हें बेसिक्स पे उतना काम करना है जितना हो सके। कि मतलब लोग बाग बहुत ही ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश में, कि भाई 10 किलो पुलअप हुआ नहीं, 15 हुआ नहीं, 20 हुआ नहीं, कि आप मसल अप मारने स्टार्ट हो गए हम्म। और मसल अप फिर क्लीन नहीं होते। तो वो चीज़ ग्राइंड करते रहोगे, उससे अच्छा है कि बेसिक्स को थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दो और स्किल अपने आप ही खुल जाते हैं ठीक यही है तरीके बेस्ट से। अप्रोच। बेसिक्स पे सबसे पहले काम करो, फिर सब हो जाता है। इससे लोगों की कंडीशनिंग भी बहुत बेटर हो जाती है, कि मतलब हम्म। मसल अप करते टाइम बिगिनर्स की किसी की रिस्ट जाती है, किसी का शोल्डर सही जाता में, है, हाँ। बाइसेप एल्बो सब में आ जाता है। तो ये इन डेप्थ हो गया मसल अप के बारे में, और कोई आप पॉइंट ऐड ऑन करना चाहो? नहीं, मसल अपने तो फॉल्स ग्रिप या बिल्कुल डेड हैंड, मतलब अगर तुम स्ट्रेट ग्रिप? कॉम्पिटिटिव अगर तुम कॉम्पिटिशन्स खेलना चाहते हो तो फॉल्स ग्रिप वहाँ अलाउड नहीं होगी। तो तुम्हें ओवर ग्रिप में ट्रेन करना है। बेसिकली फॉल्स ग्रिप ऐसी होती है कि तुम्हारी रिस्ट टच नहीं होनी चाहिए बार को। अगर तुम ऐसे ओवर ग्रिप ले रहे हो और तुम्हारी रिस्ट टच नहीं हो रही तो वो अलाउड है। एंड तुम्हें वही लेनी चाहिए क्योंकि उसमें तुम एडवांटेज में होगे। फॉल्स ग्रिप बताओ थोड़ा सा और लोगों को, कि मतलब एग्जैक्टली फॉल्स ग्रिप है क्या? देखो, मैं भी पहले फॉल्स ग्रिप मसल अप से मारता था, फिर बाद में कंपटीशन में रूल आ गया कि फॉल्स ग्रिप अलाउड नहीं है, तो मैंने नॉर्मल ग्रिप शुरू किया। नॉर्मल ग्रिप, ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरा ही ऐसे ग्रिप लेना है, तुम ऐसे ओवर ग्रिप ले सकते हो। एंड बेसिकली बस तुम्हें उतना लेना है कि तुम्हारा पाम तक ही रहे एंड रिस्ट टच ना करे। जब तक ये हो रहा है तो तुम्हारा अलाउड होगा ये कॉम्प में। बट ट्रेनिंग के लिए क्या बच्चे यूज कर सकते हैं फॉल्स ग्रिप, जिनको नहीं, compete नहीं करना? जिनको compete नहीं करना हाँ, सिर्फ मसल अप करने के लिए मसल अप करनी है? कर सकते हो, बट ये काफी लोगों के लिए पर्सनल रिस्की भी चॉइस। होता है। अगर तुम रिस्की। उसमें कंफर्टेबल हो हम्म। तो करो। और अगर तुम्हें compete नहीं करना, अगर compete करना है तो उसी में ट्रेन करो जिसमें compete करना है। क्या आप सजेस्ट करते हो कि किसी को स्पेशली स्ट्रेट बार डिप्स ट्रेन करने चाहिए अलग से मसल अप के लिए? क्या आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब डिप्स तो मैं पहले से ही करता था, पैरेलल बार डिप्स। और ये तो मतलब वो लोग करेंगे जिनका बेसिक्स बिल्कुल वीक है। जो बंदा मसल अब सीख रहा है वो कर सकता है। हम बहुत से ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखते हैं, लोग बाग सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने के लिए ऐसा बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं जो कि हम्म। एक्चुअली में नहीं ज़रूरी होती। तो स्ट्रेट बार डिप्स ट्रेन करना मुझे भी ऐसा नहीं लगा कभी ज़रूरत हुई है। हम्म। ठीक है, कि क्योंकि एट सम पॉइंट मैंने भी 15 kg मसल अप करा हुआ है, बट मैंने कभी भी स्ट्रेट बार डिप्स अलग से ट्रेन नहीं करी। अब मूव करते हैं अगले पार्ट पे, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैलिस्थेनिक्स का बेस, हम्म। यानी कि पुलअप्स। yes। पुलिंग एक्सरसाइज इसका किंग। तो सबसे पहले जो लोग पुलअप्स को लैट पुल डाउन से कंपेयर करते हैं उनके लिए क्या कहोगे? देखो, जहां तक मैंने देखा है कि जिन जिन लोगों का पुल अप स्ट्रांग होता है वो लैट पुल डाउन बहुत आसानी से मार लेते हैं। मैं जब चाहे जाके पूरा स्टैक खींच देता हूँ लैट पुल डाउन का जिम में। तो लेकिन मैंने जितना देखा, जो लोग लैट पुल डाउन करते हैं वो लोग पुल अप्स नहीं कर पाते। तो मेरा कहना तो ये है, लैट पुल डाउन छोड़ो भाई, पुल अप्स करो, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है खुद ही। पुलअप से वेटेड पुलअप जाने का ट्रांजिशन कब करना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले बताया था, तुम 15 पुल अप्स कर लो, उसके बाद तुम शुरू कर सकते हो वेटेड भी। और वेट आपके अकॉर्डिंगली कितना आइडियली एक बंदे को स्टार्टिंग में करना चाहिए? 7.5 तक तुम थोड़े बहुत हाई रेप से शुरू कर सकते हो। डायरेक्ट उतना हैवी नहीं लगाना है, थोड़ा क्या प्रैक्टिस करो। आपने कभी स्पेशली हाई पुलअप्स ट्रेन करे मसल अप इंप्रूव करने के लिए? हाँ। एंड मेरे ख्याल से ये काफी काम करता है। तुम्हारे जो पुलिंग होता है वो काफी हाई आ जाता है। पुलिंग ऊपर होगा तो ऑफ कोर्स मसल अप में हेल्प मिलेगी। एक
पुल वर्कआउट का छोटा सा सैंपल बता सकते हो बच्चों के लिए? मतलब पूरा स्ट्रीट लिफ्टिंग पुल वर्क। हाँ, किसी को अपनी मसल अप इम्प्रूव करनी है और पुल अप इम्प्रूव करना है। हम्म। तो सबसे पहले मसल अप का लेते हैं। मसल अप में जैसे मेरा एम रहता है कि मेरे को अपना पीआर बढ़ाना है 1 रेप मैक्स का। तो जैसे 1 रेप मैक्स है तो तुम्हें उसमें स्टार्टिंग से ही स्विंग स्टार्ट करना होता है। तो मैं ऐसे रैंडम अपना पुल वर्कआउट बता रहा हूँ कोई। जैसे उसमें मैंने किए मसल अप के 2 रेप्स के 5 सेट्स। एंड उसमें मसल अप्स में मैं 2 रेप्स एक बार में नहीं करता, उसमें एक एक उतर के करता हूँ। जैसे एक मारा एंड उसके बाद बॉक्स पे उतरा, फिर एक और किया। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो 1 रेप मैक्स है तुम्हारी एग्जैक्ट वही मूवमेंट हो रही है 2 बार। तो वो काफी काम आता है। ये हो गया मसल अप का हो गया। एंड उसके बाद पुलअप्स पे आ जाते हैं। पुलअप्स में मैं बेसिकली 1 से 2 सेट मारता हूँ हैवी, बिल्कुल हैवी। जैसे मान लो 70 के सेट्स मारे दो या 65 के मारे। तो जैसे 70 पे टॉप सेट लिया, 2 रेप्स का लिया, 3 रेप्स का लिया। उसके बाद मेरे ख्याल से कि मेरी बॉडी उतना हैंडल नहीं कर पाती है, इसलिए मैं हैवी कम रखता हूँ एंड उसके बाद थोड़ा लाइट वर्क करता हूँ। जैसे उसके बाद मैंने रिट्रैक्शन पुलअप्स कर लिए, उसके 3-4 सेट कर लिए। उसके बाद मैं जिम में जाके एक्सेसरीज कर लिया, जैसे रोज कर लिया, रोज के 3-4 सेट। बस फुल डे का ऐसे ही रहता है। पुलअप्स की टेक्निक लोगों के लिए थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि एनाटॉमिकली हर किसी का पुलअप अलग दिखता है। हम्म। किसी की लिम्ब लेंथ कम है, किसी की ज़्यादा है। तो उस पे क्या आप लोगों के विचार है कि भाई लिम्ब लेंथ से फ़र्क पड़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है। रेंज ऑफ मोशन। कैलिस्थेनिक्स में हाँ। लिम्ब लेंथ यानी कि किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के ये चीज़ ज़्यादा लंबी है। अब आदित्य की ये चीज़ मेरे से इतनी बड़ी है। तो कहीं पे वो चीज़ एडवांटेज भी देती है, कहीं पे वो डिसएडवांटेज भी देती है, हाथ लंबे होना या लिम्स लंबे या छोटे होना। तो उस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कहीं से लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारे से पुलअप नहीं लग रहा क्योंकि हमारे हाथ लंबे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उस बारे में बताओ। देखो, सब लोग अलग अलग एनाटॉमी लेके आए हैं, किसी के हाथ लंबे होंगे, किसी के छोटे होंगे। लेकिन जैसे मान लो किसी के लंबे हैं, मेरे हाथ काफी लंबे लगता है मुझे। इसमें मुझे पुलअप्स में डिसएडवांटेज होता है। बट अगर आप यहीं पे कहो, अगर मैं डेडलिफ्ट करने जाऊँ, मैं यहाँ एडवांटेज पे होऊंगा, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन उसमें कम हो जाता है और पुलअप्स में बढ़ जाता है। सो ये तो भाई सब किस्मत पे है। बाकी तुम्हें मेहनत करनी है एंड हो जाता है सब। इतना कोई फर्क नहीं होता कि तुम बहाने मारो ये सब के। तो बस यही है। अब एक पुलअप की हम पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि जो है मेन लॉकआउट्स। लॉक। कंपटीशन में हम देखते हैं हम्म। बहुत सारे बच्चों का मतलब ऊपर लॉकआउट, हम्म। चिन अबव एंड अहेड। लॉक। ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाती। तो हम्म। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने अभी बोला कि कंपटीशन में पूरा लॉक करना है, सबसे पहले ऐसा नहीं होता है। जो अभी रिसेंटली एक कॉम्प हुआ था बस ऑल इंडिया स्ट्रेंथ पर, उसमें हुआ था ऐसा। उसमें भी ऐसा क्योंकि जज की मेरे ख्याल से जजिंग सही नहीं थी इस मामले में, क्योंकि सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं। सब ऐसे एनाटॉमी लेके नहीं आते हैं कि वो लॉक कर देते हैं हैवी वेट ऊपर। हाँ। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। चिनअप में फिर भी पॉसिबल है, क्योंकि ठीक। चिनअप में हो जाता है, लेकिन पुलअप में बिल्कुल नहीं हो पाता। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई तुमको पूरे ही ऊपर लेके जाना है। मैं तो तुमको यही रिकमेंड करूंगा कि तुम चिन ओवर बार ट्रेन करो, उससे ऊपर की जरूरत नहीं है। कि मतलब बस चिन ऊपर जाए, हाँ बस। आगे जाने की जरूरत। पूरा तुम्हें ऐसे लॉक करके होल्ड करने की जरूरत हाँ, नहीं है, नहीं है बस वो। चिन ओवर बार मारो बस। तो मतलब आपके साथ भी होता होगा ये चीज़ कि भाई हैवी वेट पे चिन ऊपर हम्म। बिल्कुल नहीं जाती कभी कभी। हाँ वो तो नहीं तो ये जाती। नॉर्मल है, ये लाइट वेट से बहुत चिन ऊपर नॉर्मल है ट्रेन सबके साथ। करेंगे तो उससे ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी। या आप अलग से कुछ आइसोमेट्रिक वगैरह करते हो? आइसोमेट्रिक्स, यस। हाँ, मैं आइसोमेट्रिक्स भी ट्रेन करता हूँ। मैं मतलब बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा हूँ एंड मेरे को लगता है कि जैसे 3 रेप्स के 3 सेट्स मारे थोड़े। मेन सेट्स के बाद हाँ, अपने? मेन सेट्स के बाद जैसे मैंने बोला हैवी के सेट्स मारे, उसके बाद मेन सेट बैक ऑफ सेट्स में मैंने लिया 3 रेप्स के 3 सेट्स। कुछ बैक ऑफ में क्या परसेंटेज यूज करते हो वेट की? बैक ऑफ में परसेंटेजेस वाइज मतलब कितना ड्रॉप कर देते हो? एग्जाम्पल मान लो लेते हैं। 70 का लिया हाँ, मैंने। 70 पे टॉप सेट लिया आपने। उसके बाद मान लो मैंने 45 या 50 पे 3 सेट मारे। ये ठीक है। नॉर्मल रेप्स की बात कर रहा हूँ। आइसोमेट्रिक्स अलग चीज है। आइसोमेट्रिक्स मान लो 30 kg। ठीक इससे है। ऊपर तो कभी कभी मुश्किल होता करता है, हूँ। हाँ, मतलब क्योंकि 50 kg से आइसोमेट्रिक्स ऊपर। में मेन चीज होती है कि मैं होल्ड करूँ और हाँ। ऊपर का पार्ट स्ट्रॉन्ग करूँ। हम्म। सो वो भी काफी काम आता है अगर तुम्हें टॉप पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है अपना। और एक्सेसरीज जो लोग स्किप करते हैं कैलिस्थेनिक्स में, एक्सेसरीज की इंपॉर्टेंस आपको आदित्य अब बताएगा, पुलिंग में भी और पुशिंग में भी। हम्म। तो देखो, एसेसरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो और तुम्हें ज्यादा प्रोग्रेस चाहिए। क्योंकि तुम बिना एसेसरीज के एक पॉइंट तक प्रोग्रेस कर सकते हो, बट जहाँ पे तुम्हारा मसल मास कम है
और तुम्हें और प्रोग्रेस चाहिए, तुम्हें अपने स्ट्रीट लिफ्टिंग के नंबर्स और ज्यादा बढ़ाने, तो तुम्हें और मसल मास की जरूरत होती है। एंड एक्सेसरीज वहीं पे हेल्प करता है कि तुम और मसल मास ऐड करो अपनी बॉडी में, एंड फिर तुम्हारे स्ट्रीट लिफ्टिंग के नंबर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, क्योंकि मसल तुम्हारा होगा तो लिफ्ट्स भी होंगे। ठीक है डी। अब हम बढ़ते हैं, आई होप पुल से रिगार्डिंगली आपके सारे क्वेश्चन आंसर हुए होंगे। जो नई बात हम कर पाए उसके लिए आप कमेंट डाउन करें तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको कमेंट्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं डिप की तरफ। लास्ट, सेकंड लास्ट कंपोनेंट, डिप। डिप में हम देखते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल फॉर्म्स आ रही हैं आजकल। हम्म। कुछ लोगों के सिर्फ स्पाइनल फ्लेक्शन है, कुछ लोगों का वेट मूवमेंट अप डाउन पूरा है। तो आप दोनों पर्सपेक्टिव से कैसे डिप्स को जज करते हो? देखो, जो स्ट्रीट लिफ्टिंग फॉर्म होता है, जो लीन वाला होता है, उससे ज्यादातर ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है। मैंने देखा है कि जितनी भी डिप्स की रील वायरल हो रही है, बंदा इतना अच्छा लिफ्ट मारता है, फिर भी कमेंट्स में बहुत हेट होती है कि भाई तुम झुक के मार रहे हो, तुम रेंज ऑफ मोशन कम कर रहे हो। बट यहाँ लोगों को समझना चाहिए कि हमारा एम मैक्सिमम लोड लिफ्ट करना है, हमारा एम मसल गेन करना नहीं है। एंड पैरेलल, रेंज ऑफ मोशन। हाँ, रेंज ऑफ मोशन हम चाहे कम करें, लेकिन हमारा एम मैक्स लोड करना है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एथलीट हैं। जस्ट लाइक सुमो डेडलिफ्ट और हाँ, कन्वेंशनल एग्जैक्टली डेडलिफ्ट में होता है। वो पावर लिफ्टर्स हैं यार, उनको ज्यादा वेट हाँ मारने से मतलब है, उनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब वो, अब आप बेंच में भी देखते होगे लोग बाग पूरा आर्च हाँ करके भाई। रेंज ऑफ मोशन को इतना सा कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका गोल है पॉइंट ए टू बी वेट को मूव करना है। ठीक है, नहीं, और फिर भी डिप्स में ऐसा कुछ नहीं होता जितना आर्च बेंच में होता है। डिप्स हाँ में हाँ, फिर भी सही होता है रेंज ऑफ डिप्स मोशन। में भी हमने एंड बल्कि लीन बहुत, करके तुम मूवमेंट को और सेफ बना रहे हो अपने लिए। क्यों मतलब? मतलब स्पाइनल लीन करके, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा वेट नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना बहुत बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा अगर तुम स्ट्रेंथनिंग। वैसे बिल्कुल भी ना लीन करे जाओ, तो वो सही नहीं है। तुम्हें एक बहुत ही अच्छे फॉर्म के साथ कितने ट्रेन करना लेवल है। का लीन आपको लगता है करना चाहिए? और अगर कोई कॉम्पिटिटिवली नहीं कर रहा, सिर्फ स्ट्रांग होने के लिए कर रहा है, तो हम्म। क्या उसको इतना ज्यादा लीन करना चाहिए? क्योंकि कुछ एथलीट्स मेरे नजरिए में है जो, जिनका लीन काफी ज्यादा है, मतलब सिर्फ वेट वही होता है। अब कई हमने एथलीट्स देखे, जैसे मीशा बिन है, माइकल, किंग ऑफ वेटेड वाला, अच्छा, पता हाँ नहीं मैं हाँ उसका हाँ। नाम सही ले पाया नहीं। हाँ, पता है उसकी मुझे। भी एक वीडियो यही थी कि डिप्स में वेट एक में मूव कर रहा है बिल्कुल, एक में नहीं हम्म। कर रहा, बट दोनों कंडीशन में डिप हो रहा है। हम्म। वेट स्टेशनरी है, बस स्पाइनल फ्लेक्शन और स्ट्रेट। और एक में कि आप पूरा वेट ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो। देखो, वेट वेट का ट्रैवल करना तो मेरे ख्याल से कंपलसरी है, चाहे तुम कॉम्पिटिशन्स में देखो वो भी। अगर तुम कॉम्पिटिशन्स में ऐसा करोगे कि तुम पूरा लीन कर रहे हो एंड वेट नीचे ऊपर नहीं हो रहा, तो वो वैसे भी नो रेप हो जाएगा। तो तुम्हें उतना लीन वैसे भी नहीं करना चाहिए। इन बिटवीन की सबको पोजीशन ढूंढनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जब हिप बार के नीचे जाता है तो रेप हाँ। वैलिड होता है, नहीं तो नहीं होता। हिप बार के नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब वेट मूव कर रहे हैं। सिंपल। डिप की आप किस तरीके से ट्रेनिंग करते आए हो? और हम्म। क्योंकि आपका इतना हैवी डिप है, तो आप बच्चों को क्या, दूसरे एथलीट्स को क्या सलाह दोगे कि अपना डिप कैसे बढ़ाएं? देखो, डिप में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, डिप में तुम्हारा फॉर्म जितना अच्छा होगा, तुम्हारी प्रोग्रेस उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि एक बार तुम्हारे डिप में फॉर्म खराब हो गया ना, तुम्हारी प्रोग्रेस पूरी रुक जाती है। टेक्निक परफेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप में। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने रील वगैरह डाल रखी है फॉर्म की, तो आपको देखनी हो तो देख लेना। और बाकी मैं अपनी ट्रेनिंग की बात करूं तो फिर मैं इसमें ज़्यादा सेट्स नहीं रखता। मैक्स 4 to 5 एक ट्रेनिंग सेशन में। तो उसमें मान लो कि इसमें भी जैसा मैंने पुल का बताया वैसे ही रहता है, 2-3 सेट मैक्स हैवी हैवी के। एंड इसमें भी लोड मैनेजमेंट आपको देखना पड़ता है कि कभी मैंने टेम्पो डिप्स कर लिया, कभी पॉज डिप्स कर लिया, जब मेरे को हैवी नहीं जाना है। जैसे मान लो, अगर मैं बार बार हैवी जाऊंगा तो मेरी बॉडी बहुत फटीग हो जाएगी। तो एक वीक का एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने पहले सेशन में मारा 3x3 मारा हैवी काफ़ी, एंड उसके बैक ऑफ में किया मान लो 3x7 किया। तो यहाँ एंड्योरेंस भी हो गया थोड़ा एंड हैवी भी हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगले सेशन में वापस हैवी करूँ। अगली अगली सेशन में बार बार करूंगा तो बॉडी फटीग हो जाएगी एंड प्रोग्रेस होना बंद हो जाएगी। सो अगले सेशन में मैं इससे अच्छा स्मार्ट मूव डालूंगा कि मैं कुछ टेक्निक वर्क करूं, एंड उसके बाद उसके अगले सेशन में जाऊं वापस हैवी के लिए। बेसिकली वीक में एक बार ज़्यादा बेटर रहता है, स्पेशली जब तुम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो। अगर तुम मीडियोकर लेवल पे हो या बिगनर हो, तो तुम बार बार चाहे इंटेंसिटी हाई रखो तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता।
सो यही है कि मैं अपना कभी हैवी रखता हूँ एंड कभी कभी पूरा लाइट रखता हूँ, जैसे टेम्पो वर्क, पॉज वर्क। सो वो भी टेक्निक में काफ़ी हेल्प तो करता इन है। शॉर्ट जो ट्रेनिंग का भाई का अगर आप चार्ट देखोगे किसी भी अच्छे एथलीट्स का, इवन हम भी अपने वर्कआउट्स में, अपने स्टूडेंट्स के वर्कआउट्स में यही चीज़ इंक्लूड करते हैं कि आपका कभी भी ग्राफ यूं नहीं हो रहा होता। आप ऊपर जाते हो नीचे आते हो, ऊपर जाते हो नीचे आते हो, ऊपर जाते हो नीचे आते हो। जब आप उसको लॉन्ग टर्म में देखते हो तो वो आपको ग्राफ हम्म। हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखेगा, रादर देन आप हैवी करते गए करते गए करते गए और आप सीधा टॉप सेट पे जाते गए, हर बार आप ऑल टाइम पीआर मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो, तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, प्लेट्यू आ हाँ जाएगा। वही पॉसिबल फिर नहीं है वहां से ऐसा। सीधा या तो इंजरी होएगी या आपका बिल्कुल प्लेट्यू आ जाएगा, तो ग्रोथ का जाएगा बिल्कुल डाउन। तो ये बहुत ही स्मार्ट ट्रेनिंग के लिए होता है कि हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि हर सेशन में हैवी ट्रेनिंग इज नॉट दैट गुड। ऑप्टिमल, हाँ। डिप की एक्सेसरीज में आप क्या क्या करते हो? डिप के एसेसरीज में मैं डालता हूँ इंक्लाइन डंबल बेंच या फ्लैट, एंड बाकी मिलिट्री प्रेस एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर तुम्हें डिप बढ़ाना है अपना। बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस, एंड बस यही डालता है एसेसरीज में डिप और के। एक्सेसरीज में बाकी क्या ट्राइसेप के लिए तो तुम डाल सेट सकते हो एंड चीजें। रेप्स, हाँ। क्या सेट एंड रेप्स रखने चाहिए लोगों को? मैं रखता हूँ एट हाइपरट्रॉफी रेंज 8 to 12, इससे 8 to 12, ऊपर तो बहुत कम। तीन लेकिन से बेसिकली इतने रहते हैं, 8, 12, 14 इसी रेंज में रहता है ये सब। और सेट्स? सेट्स सेट्स भी डिपेंड करता है एक्चुअली कि जब मैं कंपटीशन ज्यादा दूर हूँ तो मैं ज्यादा सेट्स रखता हूँ क्योंकि मेरे को मसल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करना है। जब मैं कंपटीशन के पास आता तो मैं एसेसरीज के सेट्स कम करता हूँ क्योंकि फिर मेरे को मेन लिफ्ट पे फोकस करना है। अगर मैं अभी की बात करूँ तो मैं कंपटीशन से अपने दूर हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप से। सो अभी मेरे सेट ज्यादा रहते हैं, जैसे डंबल बेंच के 4 सेट मार लिए, फिर मिलिट्री प्रेस के 4 सेट मार लिए। तो अभी इतना रहता है, एंड बाकी कभी कभी 2 होता है, ऐसे ही होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो ये आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है, यानी कि एक बहुत ही, बहुत क्या मतलब, वन ऑफ द टॉप लेवल एथलीट का आपको पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि वो अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी, वर्कलोड और फटीग कैसे हैंडल करता है। तो एंड अब ये सब एवरीथिंग डिपेंड करता है कि तुम पे, कि ऐसे जरूरी नहीं कि जो मुझ पे काम करता है वो लोग सब पे काम करेगा। तुम्हें अपनी बॉडी के साथ हिट एंड ट्रायल करना है। सो तुम्हें अपना खुद पता लगाने की क्या तुम पे काम कर रहा है। अब मूव करते हैं चौथे एलिमेंट की तरफ, जो कि बहुत से लोगों का बहुत वीक है। हम्म। हम स्ट्रीट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में यही देख रहे हैं कि लोगों का स्क्वाट में अब ध्यान आना चालू हुआ है, हाँ। जब से स्क्वाट को सीरियसली इंक्लूड करा गया है हर जगह पे। पहले कोई भी स्क्वाट नहीं करता था, जब से लोगों को स्क्वाट की इंपॉर्टेंस समझ आई है कि आपको एक बहुत बड़ा गैप फिल करता है हम्म। आपके टोटल्स में, तब से लोगों ने स्क्वाट को बहुत अच्छे से इंक्लूड करना चालू करा है। हाँ। तो आपका स्क्वाट अभी किस बॉडी वेट पे कितना है? अभी 80 kg बॉडी वेट पे 235। 80 kg पे 235 स्क्वाट है भाई का। कैसे पहुंचे अबाउट 200 स्क्वाट इज वेरी इंप्रेसिव गाइस। मतलब पावर लिफ्टर्स कुछ ही होते हैं जो इतना करते हैं, और वो तो बहुत स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं तब जाके 200 किलो क्रॉस करते हैं इस वेट पे। लेकिन स्ट्रीट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग में भी 235 स्क्वाट मार रहे हैं, दैट इज हाईली इंप्रेसिव। तो स्क्वाट्स के लिए बच्चों को और एथलीट्स के लिए गाइडेंस। स्क्वाट्स में भी जैसा मैंने डिप का बताया, स्क्वाट्स में टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर अगर तुम पुलअप में देखो, जैसे मैं डिप और पुलअप को कंपेयर करूं, अगर पुलअप में भी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन पुलअप में फिर भी प्रोग्रेस हो जाती है अगर टेक्निक तुम्हारी थोड़ी ऑफ हो। लेकिन डिप और स्क्वाट में अगर तुम्हारी टेक्निक थोड़ी भी ऑफ हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस रुक जाती है। अब स्क्वाट में जैसे बात करूं टेक्निक की, तो फिर उसमें सबसे पहले मेन चीज, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। सबसे पहले अनरैक इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा अनरैक अच्छा नहीं होगा, अगर तुम्हारा अनरैक स्टेबल नहीं होगा, तो तुम्हें वेट बहुत हैवी फील होगा अपने ऊपर। तो तुम्हारा रैप ऑलरेडी खराब ही हो जाएगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग अनरैक के लिए तुमको, जब तुम बार के नीचे जाओ तो तुम्हें अच्छे से ब्रेस करना है, एंड उसके बाद ऊपर वेट उठाना है। ब्रेसिंग भी थोड़ा सा ब्रीफ टॉपिक है, उसको तुम गूगल पे सर्च कर लेना। ब्रेसिंग, उसके बाद 3 स्टेप्स लो। 3 स्टेप लेके पीछे आओ, आराम से बिल्कुल स्टेबल होके। तुम ज्यादा घबरा के पीछे आओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेट बहुत हैवी होता है। तो बिल्कुल स्टेबल रखने का ट्राई करना है। उसके बाद वापस ब्रेस, एल्बोज इन प्रॉपरली, पूरी टाइटनेस रखने पे ध्यान रखना है। फिर अप एंड डाउन, दैट्स इट। सो गाइस, ये बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन थी स्क्वाट की, लेकिन इसी को मास्टर करने में सालों चले जाते हैं। अब बहुत से लोगों को ब्रेसिंग का पता ही नहीं है कि होता क्या है। बहुत से लोग ब्रेसिंग को कोर को अंदर करना समझ लेते हैं कि हमें पेट बिल्कुल खींच के टाइट करना है,
हालांकि होता इसका ऑपोजिट है। बहुत से लोगों को बेल्ट का यूज़ नहीं पता, कि उनको लगता है कि बेल्ट आपको बैक की इंजरी से बचाती है, बट ऐसा नहीं होता। बेल्ट आपको सिर्फ एक प्रेशर प्रोवाइड करती है, कि एक जिसके अगेंस्ट आप प्रेशर पुट कर हम्म। सको। ठीक है, 360 प्रेशर लोगों को लगाना नहीं आता, ओब्लिक्स को यूज़ करना नहीं आता। तो इन चीज़ों में मैं अपनी वीडियोस में बहुत पहले से बताते आया हूँ, ब्रेसिंग वगैरह के बारे में भी, कि आपको 360 प्रेशर कैसे यूज़ करना है, कैन प्रेशर कैसा होना चाहिए आपका, बेल्ट का यूटिलाइजेशन कितना है, कब है। बट इसमें हम चलो आने वाले टाइम में और वीडियोस इन डेप्थ बनाएंगे। बाकी अब स्क्वाट्स हो गया, पुलअप्स हो गया, डिप्स हो गई, मसल अप हो गई। एट दी एंड आप क्या कहना चाहोगे कैलिस्थेनिक्स करने वालों को, और कैलिस्थेनिक्स जो नहीं करते उनको? नहीं करते उनको क्या कहूँ। नहीं करते उनको हमें ये बताना है कि आप क्या मिस आउट कर रहे हो। हाँ तो देखो, जो कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, जो सब स्पेशली बिगनर्स देख रहे हैं, उनको मैं यही बोलूंगा, जैसे मैंने बार बार बोला कि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम बेसिक्स पे फोकस करो, इंजरी प्रिवेंशन पे फोकस करो, वार्म अप अच्छे से करो। ये मतलब बेसिकली हर बंदे को पता होता है ये चीजें, लेकिन वो फॉलो नहीं करते। मैं फिर भी बोलूंगा फॉलो करो और गाइडेंस अच्छी रखो, नॉलेज गेन करो, ताकि तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी हो। एंड जो लोग कैलिस्थेनिक्स नहीं करके करते उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि भाई ये चीज स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चाहे तुम्हारी मसल बिल्डिंग के लिए उतनी अच्छी नहीं होगी, मसल बिल्डिंग के लिए ऑफ कोर्स जिम ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए कैलिस्थेनिक्स बहुत ही सही है। और भाई नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे जाने वाले हो, तो हम्म। अपने चाहने वालों के लिए क्या उनको बता के जाओगे कि भाई मैं जा रहा हूँ? देखो क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है मेरी, आपकी? अ, देखो तैयारी बहुत टाइम से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है। ऐसा मैंने स्टार्टिंग में कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं इंटरनेशनल भी जाने वाला हूँ, लेकिन मैं बस करता गया, ब्लैंक माइंड से करता था भाई सब। फिर मेरा पहला कंपटीशन आया नेशनल्स का, मैं जीत गया खुद ही। मैं बोला अच्छा जीत गया, क्या सही में जीत गया। मैंने मतलब उतना सोचा भी नहीं था भाई कि मैं जीतूंगा। बट जीतते गया, अभी नेशनल्स बहुत ईजी हो गए। अब फाइनली इंटरनेशनल स्टेज पे जाने की बारी है। फिर देखते हैं, अब पूरा ट्राई करेंगे मेडल लाने का। तो ठीक है भाई, आई होप आप सब लोगों को ये पॉडकास्ट बढ़िया लगा हो, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करें। कोई टॉपिक रह गया हो तो वो आप कमेंट करें। आदित्य का इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, मेरा भी मिल जाएगा। आप लोग एंगेज करें, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो। एंड सून वी विल मीट अनदर एथलीट्स जो इंडिया को अच्छे स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कैलिस्थेनिक्स को इंडिया में बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे मिलते रहेंगे। और पावर लिफ्टिंग, आर्म रेसलिंग, इन सब के एथलीट्स को भी मैं बुलाने की कोशिश करता रहूँगा। और कमेंट में एक और चीज़ और बताएं कि इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, और अगले पॉडकास्ट में आप किसको देखना चाहेंगे। टिल देन गाइज, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।